विश्वरंग भोपाल के इस दूसरे चमकते साल में मैं पूजा शुक्ला आपकी हमसफर, आपकी होस्ट, आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हिंदी कथा के दो लेखकों से। दो पीढ़ियों की आवाज़, समय एक ही है और नहीं भी। तो आइए चलते हैं लाइव महफिल में। नमस्कार। विश्वरंग 2020 में लेखक से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा से संवाद करेंगे। डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, ये जो दुमंजिला नाम हम लेते और सुनते हैं, इसका एक विशिष्ट अर्थ है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में 4 दशकों से भी ऊपर हिंदी और उर्दू में एक वरिष्ठ आलोचक, संपादक, अनुवादक और गहन अध्येता के रूप में कार्यरत डॉक्टर शर्मा हमें आज तक उर्दू अदब के सरोकारों से तो परिचित कराते ही रहे हैं, उर्दू अरब की परंपरा से हिंदी वालों को कुछ इस तरह से उन्होंने जोड़ा है कि वो खुद हिंदुस्तानी ज़बान में बात करने लगते हैं। कहना ज़रूरी है कि कहानी एक संवाद और कहानी का वर्तमान जैसी उनकी किताबें हिंदी आलोचना में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं। ये बताना बेहद ज़रूरी है कि उर्दू में और उर्दू से उनकी किताबें दोनों भाषाओं के पाठक समाज में समान सम्मान के साथ पढ़ी और समझी जाती हैं। उन्होंने न सिर्फ साहित्य अकादमी के लिए मशहूर कथाकार शानी का मोनोग्राफ लिखा है, बल्कि वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित और प्रशंसित भी हुआ है। उनके द्वारा संपादित शानी रचनावली हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर ही बन चुकी है। आज हम डॉक्टर शर्मा के साथ बात करेंगे और मुझे लगता है कि ये बातचीत हमें हमेशा की तरह कुछ न कुछ देकर जाएगी। क्यों डॉक्टर शर्मा? आदाब, नमस्कार। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या बात! मैं स्वयं के लिए बहुत सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। मुझे ये मौका बहुत बाइसे मसर्रत है कि विश्वरंग 2020 के माध्यम से आज भारत से जो आवाज़ें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समाज के सामने उसके कानों तक पहुँचेंगी, उसमें एक आवाज़ इस खाकसार की भी होगी। मैं इसके लिए आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ कि मुझे यहाँ अवसर दिया। मेरे प्रिय मित्र और बहुत वरिष्ठ कथाकार संपादक श्री महेश दर्पण से गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत मौजू रहेगा कि आपसे बातचीत की शुरुआत हम यहाँ से करें कि हिंदी और उर्दू के साहित्य को पढ़ने का मतलब है हिंदुस्तानी समाज को समझने की सलाहियत पाना। इन दोनों ज़ुबानों के बारे में जब हम आज बात करते हैं तो आपको पुराने और आज के समय में क्या अंतर महसूस होता है? इसमें 2 बातें आ गई, एक समाज शास्त्रीय मानचित्र हमारे देश का और एक भाषाई मानचित्र। जी। पहले मैं समाज शास्त्रीय मानचित्र की बात करूंगा। भारत का आप सोशियोलॉजिकल मैप आप देखिए, समाज शास्त्री आप मानचित्र देखिए, कोई भी खित्ता, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां दोनों मज़ाहिब या दोनों धर्मों के लोग या 2 से अधिक धर्मों के लोग जहां ना रहते हों। जी। यही भारत के भाषाई मानचित्र की विशेषता है। कदाचित ही नहीं, निश्चित रूप से कहूँगा मैं, भारत एक ऐसा देश है कि इसका भाषाई मानचित्र इतना सघन और संश्लिष्ट है कि दुनिया के किसी भी देश का भाषाई मानचित्र इतना सघन और संश्लिष्ट नहीं है। जी। तो पहली बात तो यह है कि मैंने ज़बान को ज़बान की तरह नहीं, केवल वर्णमाला तक सीमित होकर नहीं, जी, जो भाषा के पीछे का जो एक सांस्कृतिक वैभव है, उस सांस्कृतिक वैभव ने मुझे आकर्षित किया। मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, मेरे उस कस्बे का नाम सिरोंज है। ऐसा कहा नहीं जाता, बल्कि इतिहास गवाह है कि शेरशाह सूरी की दक्षिण यात्रा के दौरान
3 रोज उसने वहाँ पर डेरा अपना डाला था। जी। फारसी में सी का मतलब होता है 3 और रोज का मतलब होता है दिन। तो सी रोज 3 रोज उसने वहाँ पर डेरा डाला था और जो बस्ती बस गई वहाँ पर, तो सी रोज से वो धीरे धीरे अपभ्रंश उसका होते होते वो सिरोंज ये बन गया। जी। तो वहाँ मैंने ये देखा कि जो मेरी अपनी परवरिश हुई, तो सबसे पहले मेरी आंखों ने जो बिंब देखा, वो बिंब अब भी अमिट है और उसी के भरोसे ये जीवन भी चल रहा है। हमने ये देखा थोड़े बड़े होकर जब खेतों पर पहुँचे कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम जो है वो आधी पहाड़ी को विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है जी। उसे मौला अली कहा जाता है और आधी पहाड़ी को जटाशंकर कहा जाता है। यानी उसके एक हिस्से पर क्या बात, मौला अली वाह। की दरगाह है और उसके लगभग बराबर एक हिस्से पर जटाशंकर, वहाँ पर शिव का वो मंदिर है। तो वो ये जो बिंब है मुझे एक बहुत बड़ा एक भारतीय समाज को समझने का एक प्रतीक लगा और मुझे ये लगा कि अब अकेले मौला अली से या अकेले जटाशंकर से काम नहीं चलेगा। यहाँ से भाषाओं की ओर मैं प्रवृत्त हुआ और मुझे फिर आगे प्रेमचंद को पढ़ने के बाद जी। और बतौर खास शानी को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा खित्ता, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इकहरा हो सांस्कृतिक स्तर पर। तो जब हमारे समाज में सांस्कृतिक संश्लेष, कल्चरल सिंथेसिस जब इतना ज़्यादा है, तो मेरा इसरार ये है कि वो साहित्य में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो साहित्य में भी नज़र होना चाहिए। और रही इस तरफ आकर्षित होने की बात, तो मुझे फैज़ का वो शेर बहुत याद आता है कि जो दिल को लगाने का ढप जानते हैं वो तरकीब बरकीब सब जानते हैं। क्या बात है। तो असल बात वो दिल के लगाने के ढप की है और दिल को लगाने का ढप जाहिर है कि इसके बहुत बड़े अर्थ हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब यही वजह है कि आपने उर्दू शायरी में होली की बहारों पर भी काम किया, नज़ीर अकबराबादी पर भी आपने ऐसा काम किया कि आंखें खोल कर रख दी। तो ये जो हमारे यहाँ एक परंपरा बनी जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, ये बहुत समृद्ध परंपरा है। और आज जब हम माहौल की तरफ देखते हैं, बदलते हुए समाज की तरफ देखते हैं, जिस दोहरेपन का आपने जिक्र किया था वहाँ से शिफ्ट होते हुए इकहरेपन की तरफ आते हुए देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है? उस वक्त हमें ताकत देता है हमारा अतीत जी। क्योंकि ये एक घोर निराशावाद की तरफ जो जाने वाला जो वक्त है, वो वही एक लीलाधर मंडलोई की एक कविता की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि हम पराजयों के ऐन बीच देखते हैं प्रतिरोध का स्वप्न। तो आप एक ऐसे दौर में जहाँ जी रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध का स्वप्न देखना आप इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि वे स्वप्न कभी वास्तविक रूप में हमारे अतीत में मौजूद थे। जी। मैं नज़र डालता हूँ दोनों परंपराओं पर, और दोनों परंपराओं पर जो एक नज़र डालने की जो मेरे भीतर एक जो जिज्ञासा पैदा की, वो शमशेर ने पैदा की। 1948 में जो दुआब उनकी किताब आती है जी। सरस्वती प्रेस से, वो जो पहला संस्करण छपा था वो अब भी मेरे पास है और बाबू श्रीपत राय जी ने वो मुझे दिया था जी। तो पहली बार शमशेर ने जो उर्दू के ही नहीं परस्पर कहा, उन्होंने हमें एक दूसरे के वैभव से परिचित होना चाहिए। तो एक दूसरे के वैभव से परिचित हुए बिना ना आप स्वयं समृद्ध हो सकते और ना आप उसकी समृद्धि को जान सकते। तो ये जो अंतर क्रियाओं का न होना बीच में, और ये हमें सांस्कृतिक बहुलवाद से दूर ले, क्या वजह है, मैं आपसे अर्ज करूं, क्या वजह है कि हम अमीर खुसरो तो आप जानते ही हैं, वो उर्दू वालों के पूर्वज भी हैं और हिंदी वालों के पूर्वज भी। जब अमीर खुसरो का जो हिंदी में कलाम है, जिसे हिंदी में गोपी चंद नारंग के माध्यम से वो आया और उर्दू में तो बहुत पहले से था, और जर्मनी में वो मैन्युस्क्रिप्ट थी स्प्रिंगर की बनाई हुई, तो वो अब मोई सुहागिन कीरी तो ये नैना मिला के, आप ये देखिए अमीर खुसरो फारसी के लेखक थे मूल था, लेकिन आपको मैं वो उनका तलफ़ुज़ बताता हूँ, खुसरो निजाम की बलबली जाऊँ, निज़ाम नहीं, बिल्कुल निजाम। उन्होंने मूल उर्दू में यानी उस लिपि में निजाम लिखा है,
खुसरो निजाम की बली बली जाऊं, मोहि सुहागिन की री तो से नैना मिलाएंगे। खुसरो 14वीं शताब्दी के आरंभ में ये लिख रहे हैं। मीर जो है दिवाली पर लिख रहे हैं, सौदा लिख रहे हैं, और इधर हिंदी के अंदर भी, और दोनों में वो सांस्कृतिक आवाजाही है। तो ये आवाजाही शनई शनई बंद ये कैसे हुई? पहले तो आप ये देखिए कि भाषा के स्तर पर मैं बात करूँगा आपसे। आज लोग जो है, मैं इस बात से सहमत नहीं होता कि लोग जो है हिंदी उर्दू के इतिहास को अलहदा लेकर चलते हैं। मेरी स्थापना ही नहीं, मेरा ये इसरार है, और ये इसकी साबित करने के लिए हज़ारों सबूत मेरे पास हैं। दरअसल ये है कि ना तो उर्दू में और ना हिंदी में कोई भी ऐसा साहित्य इतिहास नहीं लिखा गया जो दोनों भाषाओं के सापेक्ष विकास को दर्शाता हो। कोई भी इतिहास, यहाँ तक नागरिक प्रचारणी सभा ने कई खंडों में इतिहास छापा, धीरेन्द्र वर्मा और नगेंद्र वगैरह इनके संपादन। शुक्ल जी का इतिहास आपके सामने है, उसमें केवल नज़ीर का सौदा के नाम है एक जगह वहाँ पर। वही उर्दू में राम बाबू सक्सेना का इतिहास सबसे मशहूर है। 1929 में अंग्रेजी में लिखा गया था वो, द हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, उसका उर्दू अनुवाद बाद में आया। तो ना तो उर्दू के किसी इतिहास में, ना हिंदी की किसी इतिहास में दोनों भाषाओं और साहित्यों के बीच जो आवाजाही है, जो एक ट्रैफिक अनजाना था, उस ट्रैफिक को ना तो हिंदी के साहित्य इतिहासकारों ने उसका उल्लेख किया और ना ही उर्दू के। जबकि क्या वजह है आपको, अभी फेसबुक पर कुछ लोग बहस चला रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आप ये देखिए, रामचरितमानस पर अगरबत्ती लगाकर आप पूजा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, आप सब करते हैं। एक शब्द को लेकर मैं आपको बताऊं, हिंदी समाज इसको लेकर परेशान है, विदा शब्द को लेकर। विदा शब्द हिंदी कवियों की यहाँ 1000 जगह आप पढ़ेंगे, विदा गीत, यहाँ तक के जो एक मांगलिक अवसर है हिंदू समाज का, बेटी की विदाई का, बिल्कुल विदाई समारोह का कोई विकल्प में कोई समानार्थक शब्द कहीं नहीं है कि बेटी की विदाई हो रही है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये विदा शब्द क्या है? मैंने देखा रामचरितमानस को मैं पढ़ रहा था किस दौरान में, जब मंडलोई जी ने एक आयोजन किया था उनका मनोज श्रीवास्तव के सुंदरकांड पर, जो कुछ खंड उनके प्रकाशित हुए थे, तो वो उस पर वो आयोजन, तो मुझे पूरा रामचरितमानस उसे पूरा पढ़ना पड़ा। तो अब देखिए ज़रा वो चौपाई मैं आपको सुनाता हूँ। दिन उठी विदा अवध पति मांगी, राखे हो जनक सहित अनुरागी। अब देखिए ज़रा कि जब सुबह हुई, जब सीता और राम का इनका सबका विवाह हो गया, तो राजा दशरथ ने कहा कि महाराज हमें अब विदा करो सुबह। तो जनक ने बड़े आग्रह के साथ कहा कि नहीं, आप और रुकिए, बड़े अनुराग के साथ। तो अब ये देखिए, ये विदा शब्द मुझे रामचरितमानस में मिला, तो मैंने ये शोध किया इस पर। जो बात सिर्फ भाषा की नहीं, मैं भाषा को कभी भी निरपेक्ष रूप से वर्णमाला में सीमित रख के देखता ही नहीं, ना शब्दकोश। मैं उसके पीछे का जो एक सांस्कृतिक जो वैभव, सांस्कृतिक अर्थ हैं जो उस भाषा के पीछे, सांस्कृतिक बिंब हैं जो भाषा के बीच से झांकते हैं, मैं उन तक हमेशा पहुंचता हूं, वही मेरे सामने रहते हैं। तो मैंने ये तलाश किया कि आखिर जो है, जो इतनी समृद्ध भाषा है हिंदी, और जिसे हिंदू समाज कहते हैं, वो भी इतना व्यापक है, कोई तो शब्द हमने गढ़ा होगा इसके लिए। तो मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम में मुझे सोचा कि लड़की की विदाई का प्रसंग वहाँ कण्व ऋषि के आश्रम में आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने पढ़ा, 5वें उसमें आता है, चौथे अंक में, चौथे अध्याय में। तो वो वहाँ पर मैंने उसे पढ़ा, तो मैंने कहा वहाँ ज़रूर जो है संस्कृत का तत्सम शब्द इसके लिए होगा। तो वहाँ मैंने देखा उस श्लोक में जो उसके लिए शब्द है वो कन्या विश्लेष। श्लेष कहते हैं मिलना, श्लेष अलंकार आप जानते ही होंगे। विश्लेष, श्लेष यानी मिलना, करीब करीब जुड़ना, विश्लेष यानी दूर होना। तो वहाँ पर कालिदास ने कन्या विश्लेष शब्द का प्रयोग किया। विदा शब्द था ही नहीं, ये तो अरबी का शब्द है जी। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृतियाँ तो अपनाना जानती हैं, वो उनको अपनाना जानती हैं, लेकिन हम जो भाषा को एक संकीर्ण दायरे में देखने के आदी हो गए हैं, एक धर्म के एक चश्मे से देखने के आदी हो गए हैं, हम उस बात को नहीं पहचान सकते। क्या वजह है? आप ये देखिए कि मैं आपसे ये अर्ज करूं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। क्या तुलसीदास जो है, वो जो संस्कृत के इतने बड़े पंडित थे,
कि रामचरितमानस का जो हर कांड है वो संस्कृत श्लोक से आरंभ होता है। बिल्कुल। और वर्णा अर्थ संज्ञानाम, यहाँ से तो रामचरितमानस आरंभ भी हो रहा है जी। तो तुलसीदास को क्या मुश्किल था कि वो संस्कृत में लिख देते। कागज क्योंकि वो कागज कोरे मुहावरे में जो बात आ रही है, वो प्रभास जोशी ने तो कॉलम ही शुरू कर दिया था, कागज कोरे उनका स्तंभ। कागज कोरे। तो जो कागज कोरे में जो एक ध्वनि का जो सौंदर्य पैदा हो रहा है, वो सौंदर्य उस संस्कृत तत्सम में नहीं हो सकता था। यही कारण है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपकी जो नज़र है वो हिंदी नवजागरण पर भी गई और उर्दू शेरो अदब वाला जो पूरा सिलसिला है उसको लेकर के आप देखिए हिंदी नवजागरण पर कि आप मैं रामलाल शर्मा जी के योगदान को प्रणाम करता हूँ जी, लेकिन जो भारतीय नवजागरण पर जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जी, उनकी जैसे किताब है, उसमें भारतीय नवजागरण पर सबसे ज़्यादा उन्होंने लिखा है। भारतेंदु वाली किताब में भी है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी वाली किताब में ज़्यादा है जी। उसमें वो भारतीय नवजागरण और विशेषता हिंदी नवजागरण को वो हिंदी भाषा के अंदर ही सीमित रख के चलते हैं। जबकि आप ये देखिए कि जो हिंदी क्षेत्र आप जिसे कहते हैं, हिंदी क्षेत्र आप जिसे कहते हैं, तो हिंदी क्षेत्र में उर्दू की हिस्सेदारी भी उतनी है, बल्कि उर्दू की तो लगभग ये जन्मभूमि भी मानी जाती है। जी। जब अमीर खुसरो जब पैदा हुआ, जहाँ मीर और गालिब हुए, जहाँ मोमिन हुए, जहाँ मजाज हुए, जहाँ ये तमाम शायर, जहाँ इसमें चुगताई जैसी जहाँ कथाकार हुई, बिल्कुल। तो अब हिंदी नवजागरण की जो भारतीय नवजागरण की आप बात कर रहे हैं, वो मैं उसे इकहरा मानता हूँ। उसमें उर्दू की हिस्सेदारी को आप कहाँ आप अलग कर रहे हैं। उस दौर के अंदर मौलाना शिबली तमाम सरकार रोलेट एक्ट के खिलाफ में मौलाना शिबली वहाँ लिख रहे हैं, अंग्रेज़ों के तमाम कानूनों के खिलाफ। अकबर इलाहाबादी, हालांकि उनके खुद को लेकर उनके अपने अंतर्विरोध थे, खुद उन्होंने अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। जितने जोश के साथ उन्होंने अपने बेटे को लंदन पढ़ने को भेजा था, उतने ही जोश के साथ उन्होंने जो है ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ पर जो उसकी काट की है, वो एक उनका अपना निजी अंतर्विरोध था। तो आप देखिए मौलाना शिबली, इकबाल, जो इकबाल का अपना जो योगदान है, आप उसको नज़रअंदाज, अगर भारतीय नवजागरण या हिंदी नवजागरण आप कह रहे हैं, आप हिंदी नवजागरण उसे भले कह लें, लेकिन इकबाल की हिस्सेदारी को अलग हटाकर हिंदी नवजागरण कहाँ रह जाता है। ठीक बात। उस वक्त ऐसे दौर में जहाँ पर सांस्कृतिक गुलामी की वजह से एक जो आत्मविश्वास है अपने भारतीय होने का, उसका क्षरण हो रहा था। मैं इकबाल के खुदी के फ़लसफ़े को इससे जोड़कर देखता हूँ। इकबाल जो है, जो खुदी की बात, जो खुदी को बुलंद करने की अगर बात कर रहा है, तो मैं उसका एक डायमेंशन ये भी मानता हूँ कि वो ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ खुदी की बुलंद को बुलंद करने की बात कर रहा है। वो केवल खुदा को चैलेंज नहीं कर रहा। अगर इकबाल ये कह रहे हैं कि तू शब आफरीदी चराग आफरीदम, तो गिल आफरीदी अयाग आफरीदम, खुदा से नहीं कह, तूने अगर रात बनाई तो ले देख, मैंने उसके जवाब में चिराग बना के रख दिया। क्या बात। तू गिल आफरीदी, तूने मिट्टी बनाई तो ये ले देख, मैंने प्याला बना के रख दिया। तो यहाँ वो केवल खुदा की सत्ता को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो भारत का जो एक सोया हुआ जो एक आत्मविश्वास था, उसे जगाने की गौरव था, उसको जागृत करने की बात। पूरा आप हिंदी साहित्य का उस दौर का कविताएं और उस दौर का साहित्य आप पढ़ें, तो वो उसको जागृत करने की, आपके भीतर एक भारतीय होने का जो गौरव है उसको जागृत करने की बात है। एक आत्मविश्वास आपके भीतर पैदा करने। खुद मुंशी प्रेमचंद का आगमन हो जाता है 20वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभ में। तो उर्दू की हिस्से आप प्रेमचंद के हिंदी वाले रूप को ही क्यों लेते हैं कि जो भारतीय नवजागरण या हिंदी नवजागरण को उर्दू की सर्जनात्मकता को बाहर करके उसको समग्रता में नहीं समझा जा सकता। ये नज़रिया आखिर आया क्यों? ये नज़रिया इसलिए आया सामने कि हिंदू धर्म से हिंदी को और इस्लाम से उर्दू को वाबस्ता कर दिया गया जी। और ऐसे में ये जो मसला है, इसके पीछे की जो
कोई तो हजरत इसके बारे में ये भी कह गए कि फलां ज़बान दहशतगर्दों की ज़बान है। अब आप देखिए, मुझे अफसोस ये होता है कि अगर हम गौर करें, उत्तर प्रदेश में जो दूसरी राजभाषा बनने की बात थी जी उस लड़ाई पर, जी हाँ, ये 40 साल से लड़ाई चल रही थी दूसरे, और जो एक संस्था इलाहाबाद की, वो उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक ले आई थी। जी सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में ये मुकदमा चल रहा था। 14 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाई जाए। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि आदरणीय रामविलास शर्मा जी शुरू से, क्योंकि वो भारतीय नवजागरण को लेकर वो थीसिस अपनी दे चुके थे कि भारतीय नवजागरण का मतलब हिंदी नवजागरण, तो अब उन्हें तो उसको सस्टेन करना था, उसे आगे ले जाना था। तो वो हरगिज़ भी उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा के रूप में नहीं देखना चाहते थे, किसी भी रूप में नहीं देखना चाहते थे। तो आखिरकार आप ये देखिए कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो स्टैंड है वो उच्चतम न्यायालय के अंदर आकर वो डिफीट हुआ। जी मैं इसके खिलाफ में शुरू से ही, हालांकि मैं इसके बारे में लिखता रहा हूँ, शुरू से लिखता रहा हूँ। तो मजहब से ज़बान को वाबस्ता करके अगर देखोगे तो फिराक गोरखपुरी कहाँ जाएंगे और प्रेमचंद कहाँ जाएंगे, पंडित रतननाथ सरशार कहाँ जाएंगे, और नाम शुमारी कहाँ तक करें, शीन काफ निज़ाम कहाँ जाएंगे। वो लीलाधर मंडलोई की एक बड़ी अच्छी कविता है, बहुत संक्षिप्त कविता है कि मेरी भाषा में नुक्ता नहीं है, जब लिखने बैठता हूँ बार बार आते हैं नुक्ते वाले शब्द, मैं अब उनकी सूची में नहीं रहा, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा एक उर्दू का रचनाकार ही नहीं, हिंदी का रचनाकार उस दर्द को, उस पीड़ा को अनुभव कर रहा है। शमशेर बहादुर सिंह यही बात अपने ढंग से कह चुके थे उस दौर के अंदर कि वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। क्या बात। तो जनाब, इन हालात में हम यहाँ ज़बान और संस्कृति और सृजनात्मकता की बहस जो यहाँ कर रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि ऐसे नासाजगार हालात में, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, जहाँ एक दूसरे से मुखातिब होने में, बोलने में दूरी बनाए रखना, कुछ कण आपके बिखर सकते हैं वायुमंडल में, और वो पूरे वायुमंडल को विषाक्त कर सकते हैं। बेशक डॉक्टर साहब, मैं ये आपकी आलोचना से सीखता रहा हूँ कि जैसे आपने प्रेमचंद का नाम लिया, प्रेमचंद को हम सिर्फ एक भाषा का लेखक क्यों माने, और आपकी आलोचना, कथा आलोचना खासकर वहीं से शुरू होती है कि प्रेमचंद के बाद जो उर्दू का तरक्की पसंद कथा साहित्य आया, चाहे उस मंटो हों, इस्मत चुगताई हों, राजेंद्र सिंह बेदी हों, अहमद नदीम कासमी हों, और क्यों न कुर्तुलन ऐदर हों, तो ये सारी की सारी नदीम कासमी जी, तो ये जो पूरी की पूरी परंपरा को आप लेकर के आए और आपने उसको प्रेमचंद से जोड़ा, ये अपने आप में भारतीय दिल के धड़कने की पहचान करना है। भाषा के साथ साथ भारतीय दिल की धड़कन की पहचान भी है। ये वो तकलीफ़ें, वो दुख, वो वेदनाएं, वो हालात जो धर्म और मजहब से परे जाकर एक इंसान से वाबस्ता होती हों, ये है प्रेमचंद की परंपरा। क्या बात। तो उधर जो मेरा ध्यान गया उसकी वजह यह है कि 1932 में अंगारे जो आता है, जी हाँ, जो कहानी संग्रह है, उसको लेकर कई दिनों तक तो ये भ्रम रहा कि कब छपा, लेकिन अंतिम रूप से पता चला कि 13 दिसंबर 1932 को तो उसका लोकार्पण हुआ था। उसमें सज्जाद ज़हीर साहब, अहमद अली, वो अंग्रेज़ी के मूलतः लेखक थे, उर्दू में भी लिखते थे, इन दोनों की कहानियाँ हैं, और रशीद जहाँ की 2 कहानियाँ हैं, और उनके पति महमूद ज़फ़र, उनकी एक कहानी है। तो अंगारे जब आता है तो अंगारे यूँ समझिए कि एक तरह से ये समझिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ आगे, ये इस्मत चुगताई का
वर्बेटिम है ये, जी। बिल्कुल ये विद इन कोट माने आप जी कि अंगारे की इशायत गोया मुसलमानों की जागीरी जबान में बहुत बड़ी दखलंदाजी। इसमें चुगताई व्यंग्य कर रही है कि भाई उर्दू तो मुसलमानों की जागीरी जबान है, ये तो हमारी जागीरी जबान जी, है, जी। इसमें अंगारे में ये क्या लिख रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं ये। तो उसको लेकर ये जो श्लीलता बनाम अश्लीलता वाली जो बातें हैं तमाम, जी। और मंटो तो आगे उसने तो पूरा इस बहस को तहस नहस ही कर दिया। जी। तो अंगारे को जब मैं सबसे पहले अंगारे मैंने हासिल किया और मेरे पास आज भी है, तो दरअसल ये है कि आप उस दौर पर नज़र डालें आप ज़रा 30 के दशक और 40 के दशक 40 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, 45 तक ले आइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर में हम ये देखते एक साथ उर्दू में कथाकारों की, एक बड़े ख़त के कथाकारों की, यानी रशीद जहाँ का नाम मैं सबसे पहले लूँगा। रशीद जहाँ आती हैं, ये वो लेडी है कि जो कि उस दौर के अंदर जो है डॉक्टर थी और जिसने अपनी शादी के मेहर की सारी रकम पार्टी के लिए डोनेट कर दी थी। जी। एक मुस्लिम होते हुए अपनी शादी की मेहर की रकम पार्टी को डोनेट कर दी थी और अपना पूरा कैरियर दाव पर लगाकर वो स्त्री उस वक्त जो है, अभी देखिए कि कौन कल्पना कर सकता था स्त्रीवाद की। पश्चिम का स्त्रीवाद एक अलग है, वो विमेन डिस्कोर्स तो बाद में शुरू हुआ। पश्चिम का स्त्रीवाद अलग है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसमेत चुगताई ने तो बाकायदा जो उनका जो आत्मकथा है कागजी पहन, हाँ। उसका सबसे पहले अनुवाद मैंने किया था, उसके कुछ अंशों बहुत का, जो खूबसूरत आपने उस पर लिखा है। हाँ, आप तो बिल्कुल। नवभारत टाइम्स में थे उस टाइम पर, एक बार अभी वो किया करते थे, तो वो उसमें वो बाकायदा ये लिखती है। देखिए आप ताज्जुब करेंगे, बल्कि मैं ये अर्ज करूँगा हमारे श्रोताओं से कि इसमें चुगताई की इस बात पर गौर करें। इसमें चुगताई लिखती है कि क्या तरक्की पसंदी मचा रखी है। हाँ। मेरी नज़र में सबसे बड़ी खातून जो तरक्की पसंद है वो मीराबाई थी। बिल्कुल। मीराबाई को वो भारतीय समाज की पहली तरक्की पसंद जो लेखिका मान रही हैं। वो कह रही हैं हम काहे के तरक्की पसंद, क्योंकि जो वो युग था, जो वो दौर था, उस दौर में शोहर को ही उसका खुदा माना जाता था। बिल्कुल। ये इसमें चुगताई के शब्द हैं जी। कि जो पति ही उसका परमेश्वर हुआ करता है। पति परमेश्वर हिंदी का तो इडियम ही है, बिल्कुल। जी। तो उस दौर में जहाँ शोहर को खुदा माना जाता था, वहाँ पर वो ये कह रही है कि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, तो अब क्या कोई मेरा कर सकता है। तो उन्होंने कहा ये साहस हम में कहाँ है, क्या करिए कोई। यानी उस वक्त जो पूरे सामंतवाद को चुनौती दे रही है जो महिला, तो तरक्की पसंदी की जो बात है और जो स्त्री विमर्श की जो बात है, पश्चिम का स्त्री विमर्श भिन्न है। जी जी। पश्चिम का स्त्री विमर्श ये नहीं जानता है कि भारत में एक स्त्री जब विधवा होती है तो उसके बिछुओं की और उसकी चूड़ियों की क्या हालत होती है। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने। मुझे तो ये लगता है कि ये जो विपरीत समय कोरोना के कारण आया था और तरह तरह की आशंकाओं से ग्रस्त संपूर्ण मानव सभ्यता इस समय गुजर रही है, हमारे ऐसे प्रयासों से हमें हताशा के दौर से बाहर निकलने के अवसर तो मिलते ही हैं, बल्कि हम एक नए समय में प्रवेश करने की ओर भी कैसे उन्मुख होंगे ये सोच पाते हैं। आप सोचिए डॉक्टर साहब कि जब ये कोरोना काल समाप्त हो जाएगा और हम एक नई हवा में सांस लेंगे, उस वक्त बदला हुआ इंसान क्या अपने समझने, सोचने और चीज़ों को देखने के नज़रिए में भी बहुत कुछ तब्दीली ला चुका होगा। निश्चित ही उसका हर अगला कदम एक नई आशंका, आहट और बेचैनी के साथ शुरू होगा। मुझे तो ये लगता है कि उत्तर कोरोना जो समाज होगा हमारा जी, और विशेष रूप से उत्तर कोरोना समाज का वो भाग जो नई पीढ़ी से वाबस्ता है, तो मैं समझता हूँ कि आगे के जो लिखने वाले हैं जब पीढ़ियों के अंतराल पर बात करेंगे जी, तो वो पीढ़ियाँ सालों की पीढ़ियाँ नहीं होंगी। ये जो चंद जो महीने हैं अभी, इस चंद महीनों में जो जहन की तामीर, यानी जो मानस का निर्माण हो रहा है हमारी नई पीढ़ी का, जी। वो मैं समझता हूँ कि फिर भी मैं आशान्वित हूँ कि ये जो प्रतिकूल हालात से गुजर कर वही बात आती है, गुलशन में चाक चंद
गरेबां हुए तो हैं। वाह। तो देखिए, ये जो बाहर के इम्कानात जो विश्वरंग के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं, ये उम्मीदें बंधाते हैं उत्तर कोरोना समाज को लेकर कि कहीं तो रोशन है, बाहर के इम्कानात, बाहर की संभावनाएं। तो उसका एक उदाहरण यह विश्वरंग का महज आयोजन है। बेशक। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का विश्वरंग में हार्दिक स्वागत है। आज विश्वरंग के कार्यक्रम लेखक से मिलिए में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी से अरुण होता जी बात करने जा रहे हैं। विश्वरंग भोपाल में इस साल हमने लोक, आदिवासी, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के साहित्य के साथ संगीत, चित्रकला, फिल्म सहित कई विधाओं को शामिल किया है। इसी विश्वरंग के कार्यक्रम लेखक से मिलिए में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी से अरुण होता जी बात करने जा रहे हैं। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, कवि ने कहा, बेटिया, उजास, सूरज का अंगूठा आदि काव्य संग्रह प्रकाशित है। इसके साथ ही भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुष धर्म, सर्जक का स्वप्न आदि किताबें प्रकाशित हैं। साहित्यिक पत्रिका उम्मीद के संपादक रहे हैं। भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, देवशंकर अवस्थी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना और परंपरा पुरस्कार आदि ग्रहण कर चुके हैं। इन दिनों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मानविकी विद्यापीठ में हिंदी के प्रोफेसर हैं तथा इग्नू के ही पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रबंध विद्यापीठ के निदेशक हैं। थोड़ा सा परिचय अब मैं अरुण होता जी का दूंगी। प्रोफेसर अरुण होता जी वर्तमान हिंदी आलोचना व अनुवाद में एक सक्रिय उपस्थिति है। ब्रजबोली की भाव संपदा, आधुनिक हिंदी कविता, युगीन संदर्भ तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी और उड़िया के परिप्रेक्ष्य में आदि उनकी कृतियां प्रकाशित हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में समकालीन महत्वपूर्ण कवियों पर इनके दीर्घ आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सेतु प्रकाशन से इनके संपादन में शीघ्र ही कोरोना कविता संकलन प्रकाशित होने वाला है। अब दोनों प्रोफेसर आपस में बात करेंगे और मैं अब चुप होती हूँ। आगे की बागडोर प्रोफेसर अरुण होता जी और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को देती हूँ। आप आगे का कार्यभार संभालें। धन्यवाद राखी जी। इस समय के अत्यंत प्रतिष्ठित कवि एवं महत्वपूर्ण आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव पिछले 3 दशकों से लगातार साहित्य सृजन करते आ रहे मेरे प्रिय कवि जितेंद्र श्रीवास्तव का मैं स्वागत करता हूं। आरंभिक दौर पर बात करूं तो आप जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश के सुदूर एक कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ा इलाका रहा है, देवरिया से आता हूं, गोरखपुर देवरिया से आता हूं और मेरे लेखन का आरंभ भी वहीं मेरे गांव में हुआ था, सिलहटा में, जहां मैं पैदा हुआ और जहां मैंने लगभग 14 वर्ष से कुछ अधिक समय तक अपना जीवन भी व्यतीत किया। वहीं परवरिश हुई। फिर मैं शहर की ओर आया और फिर क्रमशः गोरखपुर, फिर दिल्ली आ गया। इस बीच नौकरी चाकरी में भी बहुत भटका, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। तब उत्तर प्रदेश बटा नहीं था, तो पर्वतीय संवर्ग में भी रहा, जो अब उत्तराखंड है। झांसी में रहा, जैसा मैंने कहा, फिर बभनान में रहा, दिल्ली आ गया। तो मेरे लेखन का आरंभ बिल्कुल कह सकते हैं कि एक व्यापक जीवन अनुभव है आपके। आरंभ में ही हो गया था। हाँ जी डॉक्टर साहब। एक व्यापक जीवन अनुभव के धनी हैं आप। जी जी जी। तो बिल्कुल आरंभ में हो गया था। बहुत छोटी उम्र में मैंने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था और मेरी पहली कविता 1986 में प्रकाशित हुई थी, जब मैं बहुत छोटा था और स्कूल में ही अभी पढ़ रहा था। 1990 के बाद तो लगातार पत्र पत्रिकाओं में मैं छपने लगा, लोगों की निगाह जाने लगी।
मेरे नाना और मेरे पिता का सानिध्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। दोनों लोक चेतस लोग थे, विद्वान लोग थे। मेरे नाना फारसी के विद्वान थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, और रामचरितमानस और महाभारत जैसी कृतियां मैंने उनके सानिध्य में ही एक तरह से कहें कि उनको समझना शुरू किया। मानस को भी उनके सानिध्य में समझा, और महाभारत को भी उनके सानिध्य में समझा। मेरे पिता उर्दू फारसी के विद्वान थे। हिंदी के तो खैर थे वो विद्वान। पूरा परिवेश मेरे घर का पढ़ने लिखने का परिवेश था। मेरी माँ भी शिक्षिका रहीं, अब तो अवकाश प्राप्त हैं वो। मेरे घर में गांधी, लोहिया और अंबेडकर का साहित्य बराबर रहा। तो बचपन से ही कह सकते हैं आप, सारिका जैसी पत्रिकाएं, धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं, उस दौर की जो लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिकाएं थीं वो मेरे घर आती थीं। तो एक पूरा वातावरण जो था वो साहित्यिक पढ़ने वातावरण, का, हाँ, बिल्कुल। सीखने का वातावरण था। किताबें ही किताबें थी घर में चारों ओर, और आज भी मेरे घर में किताबें ही किताबें हैं। यही पूंजी है, यही पिता ने इकट्ठा किया, नाना ने इकट्ठा किया, यही मैंने भी इकट्ठा किया। और मैं बार बार नाना का जिक्र कर रहा हूँ तो ये बताना जरूरी है कि मैं ननिहाल में मेरी परवरिश हुई। सिलहटा जो गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ, वो मेरा ननिहाल का गांव है। मेरी माँ इकलौती संतान है अपने माता पिता की। तो ननिहाल वाले गांव में ही मैं पला बढ़ा, और मेरी पहचान के साथ भी वही गांव जुड़ा हुआ है। गुर्रा नदी उसी गांव के किनारे बहती है, जिस पर मैंने अपनी एक प्रसिद्ध कविता लिखी, लंबी कविता लिखी। एकदम आरंभिक दौर में 1993 में वो कविता लिखी गई और छपी। तो एक तरह से कह सकते हैं मेरे पिता, जैसा मैंने कहा कि गांधी के गहरे प्रभाव में थे पिता, गांधीवादी थे पिता। तो उन सबका असर तो मेरी चेतना पर भी पड़ा ही पड़ा। वो बराबर वंचितों के पक्ष में लड़ते रहे, जब तक जीवित रहे वंचितों के पक्ष में लड़ते रहे। और इस बात की उन्होंने कोशिश की गांव में कि जो वंचित लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो, और उन्होंने किया भी। तो कह सकते हैं कि मेरे कवि का जन्म ही एक ऐसे परिवेश में हुआ जहां वंचना से संघर्ष था, जहां लोगों के कल्याण की भावना थी, लोक कल्याण जिसे हम साहित्य में कहते हैं, उसकी लोक मंगल की भावना थी। ऐसे में वो कविताएं निकल करके आई आरंभिक दौर की। जिक्र किया खिलावन अहिर जैसी कविता मैंने उसी दौर में लिखी थी। बहुत सारी कविताएं जो इन दिनों हालचाल और अनभय कथा में संकलित हैं, वो उसी जी, आरंभिक जी, जी, परिवेश की देन जी, है। सोन जी। चिरई भी कह सकते हैं, जो कि मेरी पहचान के साथ जुड़ी हुई कविता है। उसकी जड़ें भी मेरे उसी ग्रामीण संस्कार में है, परिवेश में है। वो सोहर जिस पर वो कविता आधारित है, मूल प्रेरणा जहाँ से ली गई है, वो सोहर तो मैं बचपन से अपने ही गांव में सुनता था। अपने ही घर में आसपास के जो घर थे उनमें उस गीत को, सोहर को सुना था मैंने। कि आपने प्रत्येक संग्रह में कभी भी अपने को दोहराया नहीं है, और हर संग्रह जो है पूर्ववर्ती संग्रह की तुलना में कुछ नयापन, कुछ ताजगी का एहसास कराता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि ये नयापन या ताजगी वो आपके युग स्पंदन का प्रतीक है। समय और समाज से जुड़ी हुई चिंताओं और जिसे हम कहेंगे विचारों का प्रतीक है। तो आखिर यह कैसे संभव कर पाते हैं कि हर एक नया संग्रह एक नए सिरे से आता है, अपने को कभी आपने दोहराया नहीं है? जहाँ तक मैंने आपको मतलब सब कुछ आपके संग्रह पढ़े हैं, सभी संग्रह। तो इसके पीछे के कुछ कारण बताएँगे आप? डॉक्टर साहब धन्यवाद। आपने बहुत गंभीरता से मेरी कविताओं को पढ़ा है, उन पर लिखा भी है। अब मेरा ये मानना है कि हर कवि को इस पर विचार करना चाहिए कि जब उसका एक संग्रह आ गया है, तो अगला संग्रह जब आए तो उसमें दोहराव नहीं होना चाहिए। अ, कुछ नयापन होना चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, कविताएं नई होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि विषयों का भी दोहराव ना हो। हाँ,
बढ़ना चाहिए आगे। और हमेशा जब कविताएं आप लिख रहे होते हैं, एक संग्रह आ जाता है, फिर समय बदलता है बहुत तेजी से। और अगर समय के उस बदलने को आपके भीतर का कवि समझता है, पकड़ लेता है, उसे रेखांकित कर लेता है, तो निश्चय ही आपकी कविता में बदलाव आएगा। जी क्योंकि जी जो समय पीछे था, आपने उस समय को रेखांकित किया था ईमानदारी के साथ। आज जो समय है, अब आप उसको रेखांकित कर रहे हैं, तो कल और आज में जो अंतर आ गया, वो कविता में भी आएगा। ठीक है कि चेतना का धरातल वही है, जिसमें आप वंचना के विरुद्ध हैं, जिसमें आप लोक मंगल की आकांक्षा रखते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का शोषण न रह जाए। वो किसी भी कारण से, वो जाति का, धर्म का, जेंडर का, क्षेत्र का, किसी भी ढंग का शोषण समाज में न रह जाए, यह चेतना तो रहती ही है। अगर ये नहीं है तो कोई कवि कैसे हो सकता है? तो मैंने बराबर ये कोशिश की कि मैं अपनी चेतना को भी पुनर्नवा करता रहूं। कई बार वहां भी धूल जमने लगती है, तो एक कवि के तौर पर मैंने कोशिश की कि चीजें वहां भी ठीक हों, अग्रगामी हों, बदलें। और शायद यही कारण है कि जो आपने कहा कि मेरा हर संग्रह पिछले संग्रह से थोड़ा भिन्न और शायद अग्रगामी रहा है। बिल्कुल। हिंदी कविता में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन आदि ने एक शिद्दत के साथ दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया है। उल्लेख ये किया जा सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल से लेकर आप तक बीच में जो समय होता है, उस समय में दाम्पत्य जीवन पर आधारित कविताएं नहीं के बराबर लिखी गई हैं। लेकिन आपकी कविताओं की एक खास पहचान है। आपने दाम्पत्य जीवन के बहुत सारे संदर्भ और उस जीवन से संबंधित कविताएं आपने लिखी हैं। इस पर यदि कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे तो। जी डॉक्टर साहब, मैं बार बार ये बात कहता भी रहा हूँ कि हिंदी कविता की एक बड़ी विडंबना यह रही कि सन 60 के बाद की कविता में प्रेम कविताओं को एक तरह से देश निकाला दे दिया गया। कवियों ने ये मान लिया कि प्रेम कवि एक जीवन में है, वैवाहिक जीवन में है, तो आपके प्रेम का एक स्वरूप तो बनेगा, और वो स्वरूप दाम्पत्य का ही हो सकता है। आप जिसके साथ रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जो आपके लिए हर क्षण उपस्थित है, जिसके लिए आप उपस्थित हैं, जाहिर है कि आपकी कविताएं उसको संबोधित होंगी। ये और बात है कि जब आप अपनी प्रिया को संबोधित करते हैं, अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं, तो बहुतों को वो अपनी कविता लगती है। इसीलिए प्रेम कविता प्रथमतः तो बहुत वैयक्तिक होती है, लेकिन उसी क्षण वो सार्वभौमिक भी होती है। जी जी प्रेम जी कविता जितनी वैयक्तिक होती है, उतनी ही सार्वभौमिक होती है। यही दाम्पत्य प्रेम कविताओं के साथ भी है। और मैंने ऐसी कविताएं लिखी, ये मेरा सुख है। मैं इसे अपने सुख की तरह देखता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जो संग्रह है, जो उसकी कविताएं हैं, मुझे लगता है कि ये आ, मेरे लिए बहुत विशेष है वो संग्रह। कि जी मैं हाँ, बिल्कुल एक अपने साथी अपने साथी हाँ, को संबोधित, अपने जीवन साथी को संबोधित, अपनी कह सकते हैं कि सबसे विश्वसनीय मित्र को संबोधित जो कविताएं लिखी, उसे हिंदी समाज ने बहुत पसंद किया, लोगों को अपनी कविता जैसी लगी। बिल्कुल तुम्हारी तरह जो है लंबे अरसे के बाद लिखी गई और शुद्ध रूप से प्रेम कविताओं का एक संग्रह है। बिल्कुल इसे पाठकों ने, कविता प्रेमियों ने खूब सराहा। और इसमें जैसे कि वो रीतिकालीन प्रेम वाला नहीं है, नैसर्गिक प्रेम है और कोई बनावटीपन भी नहीं है। और ये संग्रह काफ़ी मायने रखता है। कविता के विकास के क्रम में भी, मतलब जो हिंदी समकालीन हिंदी कविता का विकास है, उसमें भी इस संग्रह का एक अलग महत्व है, जिसे आपने संभव किया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जितेंद्र जी, आपकी कविताएं जो और तमाम कवियों से
मतलब बहुत सारे कवियों से अ, विशिष्ट है या पहचानी जाती है, वह है आपकी लोक चेतना या लोक दृष्टि और एक ऐसा लोक जो अमूर्त होकर भी आपकी कविताओं के माध्यम से मूर्त हो जाता है। दूसरे कवियों की यहाँ जब हम जाते हैं तो वो ऐसा होता है कि जबरन लोक प्रचलित 2-4 शब्दावली जो है वो अपना लेते हैं और उसका प्रयोग भर कर देते हैं। बिना अपनी जड़ से जुड़े, लोक में गहरे धँसे, क्या ऐसी कविताएँ संभव हैं जो आपकी कविताएँ, जो तमाम कविताएँ और हर संग्रह में ये लोक चेतना से संबंधित कविताएँ हैं आपकी। तो इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी, डॉक्टर साहब, जैसा क्योंकि मैंने ये अभी ये जितेंद्र श्रीवास्तव के कवि कर्म को समझने की एक बड़ी चाबी है। जी, अ, जी, जी, डॉक्टर साहब। अ, जैसा मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि मेरे जीवन के आरंभिक 14-15 वर्ष अ, गाँव में बीते, विशुद्ध गाँव में बीते, अपने नाना और अपने पिता, नानी और माँ के साथ, जहाँ किताबें थीं, जहाँ गाँव का परिवेश था, जहाँ लोक था, एक ऐसा लोक जो हर क्षण संघर्ष कर रहा था, एक ऐसा लोक जो हर क्षण पसीने से लथपथ मुझे दिखाई देता था। उस लोक में कोई रोमान नहीं था। मैंने बहुत गहराई से उस लोक को देखा जहाँ कोई रोमांटिसिज्म नहीं है, कोई रोमान नहीं है, जहाँ हर क्षण संघर्ष का है, जहाँ शाम की रोटी का संघर्ष है, जहाँ सुबह की रोटी का संघर्ष है। दिन भर खटने के बाद कहीं ये व्यवस्था हो पाती थी कि शाम को चूल्हा जलेगा लोगों के घरों में। हाँ? रात दिन मजदूरी करते लोगों को देखा मैंने वहां पर, शोषण भी देखा मैंने, और मैंने अपने पिता को, अपने नाना को लगातार देखा कि उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते देखा, उन लोगों के लिए संघर्ष करते देखा मैंने अपने पिता को, अपने नाना को। वो सब मेरी चेतना में एकदम बसे हुए हैं। और मैं लगातार अपने गांव से जुड़ा हुआ हूं, लगातार अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूं। मैं लगातार उस बदलाव को भी देखता हूं जो गांव में आ गया है। मैंने ये देखा कि जिस गांव में कभी छप्पर ही छप्पर थे, उस गांव में अब सिर्फ छप्पर नहीं रहे, बदलाव वहां भी आया है। अब लोगों के पास मोटरसाइकिल है, लोगों के पास वहां टेलीविजन है, मोबाइल है, बहुत चीजें गांव में बदली हैं, लेकिन अभी मूल सपना तो पूरा नहीं हुआ है। लोग में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है जिसमें बदलाव की जरूरत है। अभी लोगों का दुख खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, गरीबी खत्म नहीं हुई है। तो आज भी मैं उस लोक को जो मेरी चेतना में बचपन से बसा है और जो लगातार पुनर्नवा मैं जिसे करता रहता हूं, उस लोक को, उसके बदलाव को देखते और समझते हुए, और मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे आलोचक उस लोक के बदलाव को रेखांकित भी करते हैं। और तब मुझे लगता है कि शायद मैं कोई दोहराव नहीं कर रहा हूं। मेरी सुई आज से करीब 30 वर्ष पहले के गांव में नहीं बसी हुई है, 30-35 वर्ष पहले के गांव में नहीं बसी है। वहां के लोग में जो परिवर्तन हुए हैं, शायद मैं उनको भी समझने में सफल हुआ हूँ। जी, जी। जी, जी। मैंने मैंने ये लक्षित भी किया है कि आपकी कविताओं में जो एक संघर्षशीलता है, तो वह आपने वो लोक से ही प्राप्त किया है। और आपके पहले के संग्रहों में तो भी वो थी राजनीतिक चेतना, लेकिन खास तौर पर मैं कायांतरण और सूरज को अंगूठा, इन दोनों संग्रहों में जो राजनीतिक चेतना संपन्न कविताएँ पाता हूँ, बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि आपकी राजनीतिक चेतना में कोई स्लोगन धर्मिता नहीं है, नारेबाज़ी नहीं है। लेकिन एक अपने समय की जो राजनीतिक चेतना है, वो उभर कर आती है। तो इस संदर्भ जैसे कि कायांतरण के बाद सूरज का अंगूठा आता है और उसमें उस राजनीतिक चेतना में अगर हम दलित जीवन को ले लें, अम्बेडकरवादी विचारधारा के बारे में आपने बताया, तो एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य उस राजनीतिक चेतना का आपके सामने आता है, जो कि केवल नारेबाजी नहीं है। तो ये आपकी कविताओं को एक खास तौर पर
रेखांकित करने वाला तत्व है। इस विषय पर यदि कुछ आप जी, जी, देख साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ये मानना है कि बिना राजनीतिक चेतना के तो कोई कवि ही नहीं हो सकता। अरे प्रेम वाह! कविताएँ भी बिना राजनीतिक चेतना के नहीं लिखी जा सकती हैं। क्योंकि अगर आप में राजनीतिक चेतना नहीं है, तो आप साहचर्य को नहीं समझ सकते। जी, नहीं समझ सकते आप कि वो जो डिवोशन है, जो जेंडर का पूरा प्रश्न है, आप उसको भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए बिना राजनीतिक चेतना के कवि नहीं हुआ जा सकता है। हुँ? कलाकार ही नहीं हुआ जा सकता है, मेरा मानना है। आप सिर्फ़ अभिनय कर सकते हैं बिना राजनीतिक चेतना के, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अनभय कथा हो, इन दिनों हाल-चाल हो, सुंदर-सुंदर हो, सब में राजनीतिक चेतना की कविताएँ हैं। लेकिन कायांतरण और सूरज को अंगूठा में सीधे-सीधे राजनीतिक कविताएँ भी हैं। जो राजनीतिक चेतना अ, के मतलब कह सकते हैं उसका अगला चरण हो सकती हैं कि राजनीतिक चेतना तो घुली हुई है, सीधे राजनीतिक कविताएँ भी हैं। तो वही जो मैं निवेदन कर रहा था कि कवि को समय की ज़रूरत को समझना पड़ता है। कवि को जब लगता है कि नहीं, अब यह वह समय आ गया है जब खुलकर राजनीतिक कविताएँ लिखी जानी चाहिए, तो वो लिखता है। मैंने भी लिखी, लेकिन मैंने कभी रेटोरिक की कविता नहीं लिखी। मैंने कभी स्लोगन की कविता नहीं लिखी कि सिर्फ मैं स्लोगन गढ़ दूं कविता में। मेरी राजनीतिक कविताएं पक्षधरता की कविताएं हैं। वो राजनीतिक कविताएं ये बताती हैं कि मेरी मंशा उन कविताओं को लिखने की क्यों बनी होगी। सीधे-सीधे वही कि वंचना नहीं रहनी चाहिए। जो शोषित लोग हैं, उस शोषण का अंत होना चाहिए। एक बराबरी का समाज बनना चाहिए। एक ऐसा समाज जिसमें हम एक-दूसरे को सिर्फ मनुष्य के रूप में पहचानें। किसी जात, किसी धर्म, किसी जेंडर के नाते उसकी पहचान सुनिश्चित न करें। मनुष्य हैं हम, स्त्री और पुरुष के रूप में पहचान हो और एक बहुत सुंदर बराबरी की दुनिया बने। मेरी राजनीतिक कविताओं में भी यही मंतव्य है, और जो जिस राजनीतिक चेतना के तहत मैंने और सारी कविताएं संभव की, उसमें भी यही मंतव्य शामिल है, बहुत डॉक्टर साहब। बहुत बड़ा सूत्र मिला हम लोगों को। और 90 के अ, जो दशक समकालीन परिदृश्य में आपके कवि कर्म की एक खास पहचान है और एक विशिष्ट कवि के तौर पर समकालीन हिंदी कविता में आप जाने पढ़े और समझे जाते हैं। आप एक आलोचक भी हैं और श्रीमती राखी गर्ग ने बताया आपके आलोचना कर्म के बारे में लंबी सूची है। उस एक जो आलोचकीय विवेक है आपके पास, वह आलोचकीय विवेक कैसे कवि कर्म में भी सहायक होता है? दरअसल जैसे होता है कि कोई कवि होता है तो आलोचना कर्म में उतना सक्रिय नहीं होता है। हालाँकि बहुत सारे कवि भी हैं जो अच्छे आलोचक भी हैं और आप ही को यह एक तरफ देवीशंकर अवस्थी मिला है तो दूसरी तरफ भारत भूषण अग्रवाल ही मिला हुआ है। बिरले होते हैं ऐसी घटनाएँ। तो उस आलोचना कर्म के बारे में यदि कुछ कहें तो हाँ, थोड़ा-सा समय बाकी रह गया है। जी, जी, डॉक्टर साहब, ये एक उचित प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो कवि भी है और जो आलोचनाएँ भी लिखता है, उसको उससे ये पूछा ही जाना चाहिए कि उसका आलोचक उसके कवि की बाधा तो नहीं बनता। नहीं, कभी मेरा आलोचक मेरे कवि की बाधा नहीं बना, बल्कि कई बार कविता लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जो दूसरे की कविताओं से उम्मीद करता हूँ, मेरी कविता उस उम्मीद को पूरा नहीं करती है और मैंने अपनी कविताओं को खारिज किया है। मैंने अपनी कविताओं को फाड़ दिया है, उन कविताओं को मैंने प्रकाशित नहीं किया। तो एक फ़ायदा तो है कि अपनी कविता को भी थोड़ी निर्ममता से देखने की आदत पड़ जाती है। निर्ममता शायद कठोर शब्द है, मैं इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता। कैस आलोचनात्मक विवेक से देखने की आदत पड़ जाती है। लगता है कि मैं फलाँ से तो ये उम्मीद करता हूँ, फलाँ से तो ये उम्मीद करता हूँ, तो मेरी कविता में इसका अभाव क्यों होना चाहिए? तो मैं उनको किनारे कर देता हूँ कि ये इस लायक नहीं है कि आगे जाएँ। तो फ़ायदा तो हुआ ही है आलोचक होने का मेरे कवि को।
और आलोचक तो मैं इसलिए हुआ, हम और आप जिस प्रोफेशन में हैं, एक तरह से उसका नैतिक दायित्व है कि हम लोग कुछ नया सोचें और नया लिखें। अध्यापक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, अध्यापक का काम नवोन्मेष भी होता है, और वो नवोन्मेष तभी आता है जब आप पुराने और नए साहित्य का अन्वेषण करें, उस पर विचार करें और उन विचारों को लिपिबद्ध भी करें, उन्हें प्रकाशित भी करें। तो इस प्रक्रिया में आलोचक हुआ मैं। मेरी बिल्कुल। मेरे आलोचक के निर्माण में प्रेमचंद के साहित्य ने बड़ी भूमिका निभाई। एक बड़ी भूमिका है उनकी, बहुत दूर तक भूमिका है। वो अंतिम और निर्णायक निर्णायक तो है, अंतिम नहीं है, लेकिन भूमिका बहुत बड़ी है उनकी। तो सुख है, आलोचक होने का भी सुख है। जी, जी, जी। जहाँ तक मैं तमाम संग्रहों से गुज़रता हूँ, देखता हूँ कि केवल सूरज को अंगूठा यदि हम छोड़ दें, बाकी तमाम संग्रहों में आपने जो निर्ममता की बात कही, मैं उसे कहूँगा कि तटस्थता, तटस्थ होकर आपने बहुत ही मतलब कम और उम्दा कविताएँ चुनकर ही आपने संग्रह के लिए तैयार किया था। मेरा अंतिम सवाल है आपसे इस चर्चा के दौरान। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास अभी जो आगामी योजनाएँ हैं, वो कौन-सी हैं और किस ओर आपका कवि कर्म और या तो नहीं और आलोचकीय कर्म अग्रसरित है? इसका उत्तर मुझे लगता है आलोचक वाले प्रश्न को ही पहले लेना चाहिए। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, एक दौर में मैंने पहल में जी, जी, 80 जी, और जी। उसके बाद की कविता पर एक श्रृंखला लिखी थी, जी, और फिर कई कारणों से, कुछ आलस्य और कई कारणों से वो टलता चला गया। अब लंबे समय बाद पुनः कुछ और आलेखों के साथ, जो उसी श्रृंखला में सोचे गए थे लिखने के लिए, एक सुनियोजित श्रृंखला थी वो, मुकम्मल किताब की योजना थी वो, और वो किताब अब संभव हो गई है। और वाह! इसी नवंबर माह में वो किताब कविता का घनत्व नाम से आ रही है, सेतु प्रकाशन से। करीब 300 पृष्ठों की वो किताब है, 80 और जी, उसके बाद की कविता पर। और मैंने उसकी भूमिका में निवेदन भी किया है कि इसे चाहें तो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में पढ़ें, और चाहें तो विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, जो किताब आपके पीछे लगी हुई है, जी, 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 जी। उस किताब के साथ भी पढ़ें, उसके क्रम में पढ़ें। तो एक मुकम्मल सी 80 के बाद की कविता पर ये करीब 550-600 पृष्ठ जो हैं मेरे दोनों किताबों में, वो शायद पाठकों की मदद करेंगे। 80 के बाद मैं समझ में आपको भी। इंटरप्ट करना चाहूँगा जितेंद्र जी कि ये जो पहल सीरीज़ के आपके तमाम लेख हैं, वो जी, आपके आलोचकीय व्यक्तित्व को एनहांस करने वाला, एनलार्ज करने वाला और एक्सेलेंट दिखाने वाला, जी, मतलब जो जी, है एक जी, जी, महत्वपूर्ण सीरीज़ था वो। और बहुत-बहुत बधाई और अरसे से हम चाह रहे थे कि इसे मुकम्मल, क्योंकि तमाम पहल की वो पत्रिकाएँ एक साथ रख के पढ़ना थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जी, जी, पुस्तक के जी। रूप में आ जाएगी, तो एक आलोचना कर्म बस के लिए बहुत ब नवंबर जी, के जी, जी, अंत बहुत-बहुत तक वो किताब पाठकों को उपलब्ध हो जाएगी। कविता का घनत्व कैसेट से किताब छपकर आ रही है, कविताओं की रक्त सा लाल एक फूल। मुझे उम्मीद है कि इसी नवंबर में शायद वह भी प्रकाशित होकर के आ जाएगी। और एक और पांडुलिपि अब तैयार कर रहा हूं मैं, और मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक वो आएगी। बिल्कुल तुम्हारी तरह का हम लोगों ने जिक्र किया प्रेम कविताओं का, तो प्रेम कविताओं की नई किताब भी आएगी मेरी। उसका नाम रखा है मैंने, जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर। अरे वाह! ये आप ही की आपकी कविताओं की एक पंक्ति है, जी, हैं? जी, जी, बहुत बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ, जी, बिल्कुल। जी, जी, जितनी जी, हंसी तुम्हारे होठों पर, हाँ, ये पंक्ति मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह में संकलित एक कविता से ली है। हालांकि वो कविता इस संकलन में नहीं है। इस संकलन से भी बहुत सारे नाम निकल सकते थे, लेकिन मुझे ये नाम बहुत प्रिय लगा, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है। तो ये 3 किताबें डॉक्टर साहब नवंबर से लेकर मार्च के बीच में, एक आलोचना की और 2 कविता की आ रही हैं। और भी कई फुटकर काम हैं जो कर रहा हूँ। बहुत करते ही रहते हैं जी, हम लोग। जी, 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 बहुत डॉक्टर साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बहुत ही हिंदी कविता के प्रेमियों को, पाठकों को लाभ होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और विश्व रंग को बहुत-बहुत धन्यवाद इस अवसर मुहैया प्रदान करने के लिए। राकी जी, नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विश्वरंग 2020 के इस संवाद आयोजन में आपका स्वागत है और आज हम सब के साथ हैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय और मैं डॉक्टर रमेश तिवारी। आज के संवाद कार्यक्रम में हम लोग परस्पर संवाद करते हुए ये देखेंगे कि कैसे साहित्य, समाज, संस्कृति का परस्पर अंतर संबंध और कैसे हमारी ये विकास यात्रा चलती है, गतिमान रहती है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। हम लोग ये संवाद में बात करते हुए मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बचपन से जितनी मुझे जानकारी है कि 18 मार्च 1949 आपका जन्म दिवस है और प्रयागराज जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो बचपन की स्मृतियों से आप उसको कैसे देखते हैं और बचपन से लेकर के दिल्ली और अध्ययन अध्यापन तक की आपकी जो विकास यात्रा है उसके बारे में आप कुछ संक्षेप में बताएं। हाँ तिवारी जी, धन्यवाद कि आपने एक सुखद अतीत में आप मुझे ले जा रहे हैं। सुखद अतीत वो है जो 1 वर्ष पुराना भी है और सुखद अतीत वह भी है जो आज से लगभग 70 वर्ष 71 वर्ष पुराना है। 1 वर्ष पुराना सुखद अतीत वो है जिसका मैं हिस्सा रहा, विश्व रंग। विश्व रंग का ये जो आयोजन है पिछले वर्ष, आज इस समय तो वो डिजिटली आप तक पहुंच रहा है, पर विश्व रंग का पिछला वर्ष जो था जब ये मैं भोपाल में आयोजित हुआ, तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि संस्कृति, कला, साहित्य और विभिन्न माध्यम जो हैं उनका इतना खूबसूरत समन्वय था। लेखकों से मिलना जुलना, विचार विमर्श, और विचार विमर्श उस तरह का नहीं था जो कई विश्व सम्मेलनों में होता है कि जहाँ पर आप आए और 2-3 मिनट में बात कहकर चले गए। विचार विमर्श वो था कि जहाँ पर हम वास्तव में कुछ चीज़ों पर, और मुझे बहुत अच्छा सत्र अभी भी याद है जो 3rd जेंडर को लेके हुआ था। बहुत सीखने को मिला। मैं तो माना कि वो मेरी एक पाठशाला थी जिसमें मैंने बहुत चीज़ें सीखा। उस पर जाऊँगा तो बहुत वो हो जाएगा। आपने प्रयागराज के साथ इलाहाबाद भी याद दिलाया, इलाहाबाद की गलियाँ। और मैं एक बात बता दूं कि अगर इलाहाबाद से आप मुझे ये जोड़ रहे हैं कि मैं कोई जन्मजात साहित्यकार हूं या मेरे पिताजी जो है वो मुझे गंगा किनारे घुमाने ले जाते थे और दारागंज में ले जाते थे कि भैया ये निराला है यहाँ पे और तुम निराला जैसी कविता लिखोगे, तुम यहाँ की मिट्टी को यहाँ लगा लो जैसे अखाड़े में लगाते हैं, तो उस तरह का कुछ नहीं है। मेरा बचपन जो है आम बचपन, जैसे गिल्ली डंडा खेलना या इधर दौड़ना, और मुझे उस समय बिल्ली के बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उनके पीछे भागना, या ताड़ का वृक्ष, हमारे पहले सिनेमा था वहाँ पे, उसके पीछे हम लोग रहते थे, तो वहाँ जाना। तो ये सारी चीज़ें थी। उस समय साहित्य से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे परसाई का एक व्यंग्य याद आता है, आपको भी याद आएगा, कि दूसरों की महिमा ढोने वाले। तो अक्सर होता है कि मेरे फादर इन लॉ ये थे तो इसलिए मैं भी महान हो गया। तो ऐसे अगर आप कहें कि मैं इलाहाबाद में जन्म होने के कारण मैं महान हो गया, मेरी तस्वीर है महादेवी जी के साथ, तो मैं बड़े आराम से आपसे कह सकता हूँ कि महादेवी जी मुझे बहुत पसंद करती थी और मैं रचना ले गया, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बच्चा बहुत अच्छा लिख रहे हो, तुम साहित्य में छा जाओगे। ऐसा कुछ नहीं। और मैथ्स ऑनर्स लिया मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, आप जानते हैं उसको कॉलेज को। तो वहाँ जाकर जब मैंने लिया तो वहाँ पे मेरी उन दिनों कहानी छप गई। मेरे एक मित्र थे अखिलेश वो वाले नहीं जो कहानीकार हैं, मैं साथ थे, उसको लिखने का शौक़ था, मैंने भी लिखा, तो भेजी, तो वो जाकर जो है छप गई। एक पत्रिका निकल रही थी उस समय, खिलते फूल। उन दिनों हमें चूहा दौड़ नहीं थी कि भैया
पिताजी ये कह रहे हैं कि जाके अब फटाफट तैयारी करो, इस आपको कंपटीशन की तैयारी करनी, उसकी हम खाली होते थे सब। तो वो कहानी छप गई। अब कहानी देखिए आपको कैसे जीवन को बदलती है। वो कहानी छप गई तो मैंने अखिलेश को आई, तो उन्हीं दिनों मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने अखिलेश को, यार ये छप के आ गई। तो कहता है बढ़िया है। तो मैंने कहा किसको दिखाऊं? तो कहता है कॉलेज में अपने हिंदी के टीचर को दिखा। तो मैं वहाँ दिखाने गया तो हिंदी के टीचर डॉक्टर महेंद्र कुमार बैठे हुए थे, उनके साथ थे नरेंद्र कोहली और कैलाश वाजपेयी। तो मैंने जब उनको दिखाई तो वो कहानी के व्यक्ति तो थे नहीं, उन्होंने एकदम नरेंद्र कोहली को दिया कि डॉक्टर नरेंद्र कोहली को कि नरेंद्र देखो ये क्या कहानी लिख के लाया। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा तुम कहानी लिखते रहते हो, क्लास में क्यों नहीं आते? मैं कहा सर वो सामने वाली क्लास है वहाँ जाता हूँ मैं। कहते वो तो नहीं है, हिंदी ऑनर्स की तो ऊपर होती है। मैं कहा सर मैं मैथ्स ऑनर्स का छात्र हूँ, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ उसमें। ये क्या है, इतना अच्छा कहानी लिखते हो, हिंदी ऑनर्स। वो उन दिनों बैच बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के कहा कि अब तुम हिंदी ऑनर्स में प्रवेश लो। डॉक्टर कोहली ने भी समझा, उन्होंने कहा कि देखो मैंने भी साइंस पढ़ी है, मैं भी। तो उन लोगों ने, और बहुत बढ़िया बात जो है कैलाश वाजपेयी ने कहा कि रचनात्मकता तुम में है, पर सुनना अपने पिता की, वो क्या कहते हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने पिताजी से कहा, वो बड़े खुले विचार के थे, उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है। तो ऐसे इस कहानी ने जो हिंदी ऑनर्स में ले आई, और फिर हिंदी ने मुझे बहुत कुछ दिया, विदेश यात्राएं दी, लेखन दिया, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल हम उस पर आगे आएंगे। और जो आपने बहुत सुंदर अपनी जो विकास यात्रा बताई है कि कहाँ से आप बचपन से खेलते और पढ़ते हुए और सीधा महाविद्यालय तक पहुँचे, और आपको डॉक्टर नरेंद्र कोहली जैसे प्राध्यापक मिले, गुरु मिले, जिन्होंने एक संस्कार दिया, और गणित से आपको सीधा साहित्य में, और उस रचनात्मकता को ध्यान में रख करके आपको साहित्य और रचना की, भाषा साहित्य की कक्षा से जोड़ा। इसके बाद मैं देखता हूँ कि जो आपका अध्ययन और अध्यापन, जहाँ पर आपने अभी अध्ययन की बात कर रहे थे, अध्ययन और अध्यापन की बात जब हम करते हैं तो मैं देखता हूँ कि आपने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ से, यदि मैं सही हूँ, कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ से अपने प्राध्यापकीय जीवन की, अध्यापन कर्म की शुरुआत की। और 1970 या 71-72 का वो दौर रहा हुआ जब आप लोगों ने, आपने, हरीश नवल ने और डॉक्टर रमेश उपाध्याय ने, इन लोगों ने एक साथ शुरुआत की। तो उस समय का जो दौर था और जो समाज था, जो आपने गति की बात की, उस पर हम लोग आएंगे कि कैसे आज की तरह चूहा दौड़ नहीं थी, उस समय का जो समय है, और उसमें कैसे आपका रचना कर्म विकसित हुआ, और अध्यापन कर्म के बारे में भी थोड़ा सा जोड़ते हुए हम लोग को बताएं। जो आपने बात की, एक बात मैं और बता दूं कि जब ऑनर्स में आने का जो मैंने कहा और लाभ हुए, सबसे बड़ा अच्छा लाभ हुआ कि मैंने कबीर को पढ़ना शुरू किया। मेरी सोच शुरू से ये थी, हम लोग विभाजन के मारे हैं, पर हमारे पिता ने कभी उस तरह का वैमनस्य हमारे मन में नहीं किया। कबीर को पढ़ा मैंने, प्रसाद को पढ़ा, दोनों विपरीत हैं, प्रेमचंद को पढ़ा, और फिर धीरे धीरे जो है मैंने भारतेंदु को पढ़ा। तो कबीर से मुझे, कबीर के साथ साथ मैं सूरदास भी पढ़ रहा था। सूरदास का आप देखिए, उन्होंने जिस तरह से गोपियों के बारे में और भ्रमर गीत लिखा, उसको भी पढ़, वो मुझे पसंद आ रहा था। पर कबीर मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, कि मुझे लग रहा था कि अपने समाज को समझने का सबसे बड़ा दृष्टिकोण कबीर का दृष्टिकोण। और जब लेखन की राह में आया तो मुझे मिल गया परसाई जैसी पाठशाला। उन्होंने, और वो परसाई उस समय केवल लिख नहीं रहे थे, अगर आप उनकी शुरू की चीज़ें देखें, किताबें देखें, भूमिकाएं देखें, वो व्यंग लेखन के साथ साथ व्यंग का वो आलोचनात्मक कर्म भी कर रहे थे कि लोगों को समझाया जाए कि व्यंग क्या है। सारी रचनाएं, वो शूद्र से व्यंग को क्षत्रिय बनाने या व्यंग को ब्राह्मण का दर्जा दिलाने में भी लगे हुए थे। वो ये भी कह रहे थे कि जब कोई मुझे शिष्ट हास्य कहता है तो वो मुझ पर तेजाब की तरह गिरता है। मतलब वो बता रहे थे कि व्यंग में और हास्य में क्या फ़र्क है। वो ये बता रहे थे कि कैसे कबीर जो है, कबीर का वो दृष्टिकोण में समझ आ रहा था। लोग जो तिवारी जी ये कहते हैं कि व्यंग जो है वो हास्य के बिना नहीं चल सकता, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या बताएं कि कबीर के किस दोहे में आपको हंसी आती है। परसाई की जो रचना है अकाल उत्सव, उसमें क्या आपको हंसी आती है? नहीं। जब शुरू से आप देख लीजिए तो खैर वो अलग चीज़ है। तो मुझे वो चीज़ मिली, और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में मुझे आपके साथ भी गुजारे हुए दिन याद हैं। और आपके साथ मैंने व्यंग यात्रा में भी आपने मेरे साथ सहयोग किया, श्रीलाल जी पे जो अंक निकाला, और जिसके लिए श्रीलाल जी ने कहा था इस अंक ने मुझे रिबिल्ड किया है, वो उसमें आपका सहयोग, रचनात्मकता है।
तो वो समय वो था जब हमारे साथ उस समय रमेश उपाध्याय भी, हरीश नवल भी, वहाँ पे विनय विश्वास भी, और वहाँ पे भी हमारे कॉलेज में आपको मालूम है कि एमए और बी ऑनर्स नहीं होती थी। उसके बावजूद भी हमने साहित्यिक वातावरण तैयार किया, अपना नाटक भी वहाँ पर हम लोगों ने खेला जी। तो ये है। और उस समय का मैं मानता हूँ कि जो समय था जब 1966 के बाद का दौर है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक स्वर्णिम काल है जिसमें बहुत बड़े बड़े आलोचक, नित्यानंद जी, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर स्नातक, इस तरह के लोग थे। हमारे सहपाठी भी हैं, हरीश नवल का आपने नाम लिया, प्रताप सहगल, बहुत सारे लोग, विवेक रमेश, ये सारे लोग, कैलाश, ये क्या कहते हैं, अशोक चक्रधर, गोविंद, सब लोग, हर विधि, हर तरह के, सुधीश पचौरी, इतने बड़े आलोचक जो हमारे सामने, तो ये सब लोग थे। उनमें ही उन संस्कारों के साथ मैंने अब समझ लीजिए एक तरह से साहित्य की समझ ग्रहण करनी शुरू की, और मेरी धारा तब बदली जब धर्मयुग में छपना शुरू हुई। जी। तो रचना कर्म की जो बात आपने की और साहित्यिक अपने सानिध्य की बात की, रचना कर्म को ध्यान में रखते हुए आपको ये कब लगा कि जब आप बिल्कुल व्यंग्य की तरफ आ गए? क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं कि प्राय हर व्यक्ति सामान्य स्वाभाविक रूप से कविता बहुत आसानी से फूटती है उसके अंतर्मन से, और फिर आप कैसे व्यंग में आए, तो इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं। कविता भी फूटती रही और वो निरंतर रही जी। चाहे श्रीलाल जी ने, जो मेरे पाठशाला हैं, उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में काव्य लेखन किया, पर वो काव्य लेखन मेरा फॉल्स स्टार्ट था, मैं फॉल्स स्टार्ट नहीं करता, मैंने बाद में भी लिखा। मेरी धारा थोड़ी बदली 1975-74 के करीब। लिख रहा था मैं पहले दोनों चीज़ें, कहानियाँ मैंने लिखी, सारिका में, कहानीकार में, कहानी में बहुत छपी। जी। जब मैं परसाई जिसकी मतलब टांग टूटना, मैं यही कहूँगा कि अच्छा हुआ, पर मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हुए थे और मैं नौरोजी नगर में रहता था। उन दिनों एक सार्थक नाम की पत्रिका निकालते, उसके लिए मैं उनसे साक्षात्कार लेने गया। जी। मेरे साथ जो है उस समय श्याम कश्यप थे, हरिमोहन शर्मा जो रहे वो थे मेरे साथ, मोहन जी थे। तो इन लोगों के साथ मैंने जब बात की तो परसाई से बात करके इतना मुझे मेरा मतलब क्या कहते हैं, चारों खाने खुल जाते हैं, खिड़कियां दरवाजे वो खुल गए। तो मुझे लगा कि सबसे बढ़िया अपने आप को अभिव्यक्त करने का माध्यम और अपने समय को समझने का माध्यम वो व्यंग है। और अगर उसके बाद मैंने पढ़ा कैसे व्यंग एक व्यवस्था होती है लिखने की, आपको बताऊं, कमलेश्वर को आप जानते हैं, और कमलेश्वर को कोई व्यंग्यकार के रूप में नहीं जानता, कोई मान नहीं सकता कि कमलेश्वर ने व्यंग लिखे, पर उनका एक व्यंग संकलन है गड़े मुजदे। उसमें उसकी भूमिका में वो कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद से आया तो एक रचनात्मक शून्य में फंस गया, क्योंकि मुझे लगा तब की मेरी लिखी हुई कहानियाँ जो है, उसकी फॉर्म जी, उसकी भाषा, उसकी गति, वो मुझे आज के समय को समझने की ताकत ही नहीं दे रही है। अच्छा। और मुझे लगा कि इस समय विडंबनाओं पर स्थिति, 62 का समय वही है जी, जब जी, आपका मुंह भंग उस तरह का होता है। विडंबनाओं को समझने की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो व्यंग है, ये उन्होंने 1962 में कहा। अच्छा। तो यही एक विवशताजन्य हथियार कहता हूँ मैं। बिल्कुल। तो यही मेरे लिए एक विवशताजन्य हथियार था। मुझे लगा कि अपने समय की चीज़ों को बयान करने में, और जिसके लिए मुझे परसाई और क्या कहते हैं इनका कबीर इनको पढ़ा, और लोगों को भी पढ़ा, ऐसा नहीं कि और लोगों में नहीं था, और तो अलग अलग था, बिहारी में भी आप मालूम है। तो पर फिर उसके बाद भारतेंदु को पढ़ा, बालकृष्ण भट्ट को, बाल मुकुंद गुप्त को, तो एक व्यंग का संस्कार बना। और संस्कार के कारण आपको बताऊँ ये हुआ कि मैंने प्रसाद स्पेशल लेते हुए मैंने कहा कि मैं प्रसाद के नाटकों में व्यंग ढूंढूंगा। अच्छा। मैं उनके पास गया, डॉक्टर नगेन के पास, वो तो मानते थे कि ये गुरु गंभीर व्यक्ति है, दार्शनिक व्यक्ति है, इनमें व्यंग कहाँ है होगा जी। फिर उसके बाद एमलिट में जब डॉक्टर स्नातक आए तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने मुझे विषय दे दिया और वो किताब छपी और उसकी भूमिका उन्होंने लिखी व्यंग को लेकर। और व्यंग की बात जो आप कहते हैं, वो जो संस्कार मैं बता रहा हूँ कहाँ से ले रहा था, उनके नाटकों को पढ़कर। एक बात बताऊं, व्यंग नाटक की दृष्टि से अगर किसी व्यक्ति को व्यंग नाटक की समझ करनी है जी, तो वो प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़े। तो मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ व्यंग जो है जबरदस्ती, हमारे यहाँ पर व्यंग को फिर हास्य से जोड़कर, फिर उसको मंच पे जाकर उसका एक तरह से बाजारवाद की तरह प्रयोग करने से ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे व्यंग्यकार इस समय भी हैं, व्यंग कविताएं भी लिख रहे हैं, व्यंग का प्रयोग कर रहे हैं, व्यंग की चेतना है,
मतलब मैंने आपको तो मालूम है व्यंग्य यात्रा का अंक निकाला था कि व्यंग्य कविता हाशिए में क्यों जी। उसमें केदार जी की कविता, निराला जी की कविता, राजेश जोशी की कविता, मंडलोई जी की कविता, विष्णु नागर की कविताएं, ये सारी मैंने ली है। देखो कि भैया व्यंग्य कविता ये है। बिल्कुल। तो ये हमारे समय की चीजें हैं, तो जिनके मैं आपने बहुत बढ़िया एक तो कबीर, परसाई और जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी का उदाहरण दिया। और चूँकि प्रसाद के नाटकों में आपकी रुचि और उसका प्रतिफलन हम आगे आपके रचना यात्रा के विकास में भी देखते हैं कि कैसे आपने, जैसे बहुत से व्यंग्यकार आज भी लिख रहे हैं, पहले भी लिख रहे थे, लेकिन मैंने जितना देखा और समझा कि व्यंग्य रचनाओं के साथ साथ व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य नाटकों के क्षेत्र में भी आपने लगातार काम किया। और जो मुझे मेरी स्मृति जितना साथ दे रही है कि सीता अपहरण केस आपका जो नाटक था वो बहुत चर्चित रहा, बल्कि क्यों चुप तेरी महफिल में है। तो सीता अपहरण केस और अब आज जो अद्यतन आपका व्यंग्य नाटक आया क्यों चुप तेरी महफिल में है, इसकी पूरी जो इसके बीच का अंतः संबंध और इसकी विकास यात्रा और व्यंग्य नाटक को आपने अपनी प्रेरणा तो बहुत अच्छे ढंग से बता दी कि जो व्यंग्य नाटक को देख करके जो संस्कार आपको मिला, तो आपने इन विषयों को कैसे पकड़ा और क्या इसमें न्याय आप ये किया आपने विषय के साथ? ये भी अच्छी सुगत स्मृति याद दिलाई सीता अपहरण केस को लेके। मैं बताऊं तिवारी जी, मेरा ये है कि मैं अपनी रचना को रीराइट भी करता रहता हूँ। पुरानी रचना कोई आ जाए मेरे सामने, मुझे पढ़ते हुए अपने आप को, तो ये सीता अपहरण केस भी जो है, ये नाटक जो है वस्तुतः पहले मूल में ये एक रचना है और जो पुलिस नामक संग्रह में आई थी। और जब ये छपी थी तो मुझे सुधीश ने कहा था, प्रेम ये तुम्हारी रचना पढ़ के कमल किशोर गोयनका जो है हंगामा खड़ा कर देंगे जी। खैर उन्होंने लिखा भी था, सारिका में छपा भी था। उससे पहले क्या हुआ कि जब हम कॉलेज में थे, मेरा व्यंग्य संग्रह जब आया पहला राजधानी में गंवार, तो उसमें एक रचना थी कविते तेरा क्या होगा जी। और उस समय नुक्कड़ नाटक खेलने वालों में शमसुल इस्लाम जी बहुत बढ़िया वो कर रहे थे, वो मेरे उसको खेल रहे थे। तब उन्होंने ये रचना पढ़ी, मैंने कहा प्रेम जी गजब है, हम इसको जो है नाट्य रूपांतर करेंगे नुक्कड़ नाटक के रूप में। तो जब उनका मैंने देखा तो मुझे लगा यार इसमें तो नाटक की बहुत संभावना है। तो फिर मैंने उसको जो 6-7 पेज की रचना थी उसको पूरे नाटक में परिवर्तित किया। और वो नाटक ना केवल सूत्रधार वाला मंचित हुआ, भारत भवन में हुआ, कानपुर में हुआ, कई जगह शो हुए, पर बहुत चुनौतीपूर्ण नाटक, आज भी चुनौतीपूर्ण, आप नाम से ही समझ सकते हैं। हम लोग आपकी रचना कर्म की बात करें, अगर व्यंग्य की रचनाओं की बात करें, जैसे कौन कुटिल खल कामी, बेशर्म में जयते, राजधानी में गंवार आपने उल्लेख भी किया, और मनुष्य और ठग आपकी एक बहुत पुरानी रचना है। जो व्यंग्य और व्यंग्य के जो सरोकार हैं उसको केंद्र में रखते हुए अगर हम विचार करें, और आप जो मनुष्य और ठग की जो रचना है, ऐसी रचना कैसे आती है और क्या आप इन ऐसी रचनाओं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तिवारी जी, आपने एक थोड़ा व्यापक सवाल उठाया कि आपने मुझे कहा व्यंग्यकार के सरोकार जी, और मेरा आरंभ से मानना यह है कि व्यंग्यकार एक साहित्यकार है जी। और साहित्यकार के रूप में जो साहित्यकार के सरोकार हैं, सामाजिक सरोकार हैं, वही व्यंग्यकार के सरोकार हैं। मुझे अल्बर्ट कामू का एक कथन याद आ रहा है, थोड़ा हो सकता है भूल भी सकता हूँ उसको मैं, कि लेखक का पर्पस क्या है, लेखक का लिखने का वो उद्देश्य बताते हैं। लेखक का उद्देश्य है कि जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन स्वयं को धीरे धीरे नष्ट करती जा रही है जी, उसको बचाना जी, ये लेखक का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य जी। तो मेरा भी ये कि जो मनुष्य सभ्यता है वो जो धीरे धीरे जिसका क्षय हो रहा है जी, उसको बचाना जी। और इसके लिए मैं एक साहित्यकार के रूप में, मैं ये नहीं है इसीलिए मैं नाटक के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि विधा जो है जी, वो आप विषय जो है वो विधा को तय करता है आपकी। मनुष्य और ठग की जो बात की आपने, मेरी बहुत पहले की रचना, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हिंदी हास्य व्यंग्य संकलन जो मैं श्रीलाल जी के साथ जो तैयार कर रहा था, ये बात है 1996 की जी, और वो नेशनल बुक ट्रस्ट से छपा, और देखिए इतना है कि उसकी बहुत लोकप्रिय, 17 संस्करण उसके हो चुके हैं जी। तो उसके लिए जब मैंने रचना, मैंने कहा श्रीलाल जी मैं आपकी रचना का चुनाव करूंगा, आप मेरी रचना का चुनाव करेंगे जी। तो उन्होंने ये रचना चुनी थी, मनुष्य और ठग जी। और ये इस पर और आलोचना हुआ, बट बाद में
जो है लोगों का ज़्यादातर दृष्टिकोण रहता है कि वो व्यंग होना चाहिए जिसमें हंसी आए, उसमें हंसी नहीं आती है आपको, आप देख लीजिए उसमें। तो वहाँ से मुझे लगता है कि एक सामाजिक सरोकारों को लेकर जब तक एक उद्देश्य लेकर आप नहीं चलेंगे, चाहे वो व्यंग्यकार हैं चाहे वो कवि हैं, कूड़ा हर जगह है, वो क्षमता है, तो आपके पास जो आज भी मुझे लगता है कि चिंतन और संपादन ये दोनों गायब है। अब जब तक आपकी रचना में चिंतन नहीं होगा, समाज को चिंतन नहीं देंगे। मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि जैसे परिवार है, बच्चे हैं, अब मैं एक पिता के रूप में, एक दादा के रूप में ये कर सकता हूँ कि बच्चों को भैया खूब सारा एसी भी लगवा दिया मैंने जी, उनको रोज जलेबी खिला रहा हूँ, पिज़्ज़ा खिला रहा हूँ, ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, मैं उनको कहूँगा भी बड़ा ध्यान रख रहा हूँ जी। पर अगर मैं उनको समाज और अपनी बेहतरी के लिए चिंतन नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं उनको अच्छा मनुष्य बनाने का चिंतन नहीं दे रहा हूँ, तो मैं कुछ भी, अगर मैं उनकी दृष्टि में अभी अच्छा हूँ पर वो बाद में जाके कहेंगे कि पिता ने हमारे साथ अच्छा न्याय नहीं किया, वो रचना अभी आपको अच्छी लग सकती है पर बाद में आके वो रचनाकार कहेगा कि भाई आपने सब कुछ दिया। यही मेरा हास्य से भी कई बार विरोध होता है कि आपने उस समय तो मुझे हंसा दिया पर चिंतन अपने साथ नहीं दिया जो मैं ले जा सकता हूँ। तो ये इसीलिए मेरे जो सारे रचना का दृष्टिकोण जो रहता है वो इसी दृष्टि से रहता है। मनुष्य ठग में भी यही है। आपकी पूरी जो रचना प्रक्रिया, रचना कर्म की बात हमने की, मैं देखता हूँ कि जैसे शुरुआती दौर की बात की, सीता अपहरण केस की बात की और मनुष्य और ठग की बात की हम लोगों ने, मैं देखता हूँ कि बर्फ़ का पानी सरीखी रचनाएं आपने लिखी, इस तरीके की बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण, संवेदनाओं को बिल्कुल स्पर्श करती हुई रचना। अब हम लोग चाहेंगे कि जो आपने व्यंग यात्रा पत्रिका भी निकाली, जहाँ तक मेरी जानकारी है 2004 में आपने शुरुआत की, तो व्यंग यात्रा पत्रिका को निकालने के पीछे, और जहाँ तक मुझे याद है कि परसाई जी के जन्मदिवस पर ही आपने उसका आरंभ किया, तो व्यंग यात्रा पत्रिका की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों आपने ऐसा सोचा, क्यों निकालना चाहा, और अभी ये जो 2004 से 2020 तक का जो अनुभव है वो कैसा रहा और आगे की क्या योजनाएं हैं, इसको आप संक्षेप में बताने की कोशिश करें। तिवारी जी, 16 वर्ष का ये समय है जिसको 16 मिनट भी तो क्या, पर ठीक है मैं बताता हूँ आपको। वो जैसे आपने बताया कि परसाई जी के जन्मदिन पर, परसाई मेरी सोच के साथ हैं और श्रीलाल जी भी, दोनों जी, और दोनों को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि दोनों व्यंग पर लिखते हुए भी, व्यंग रचना भी लिख रहे हैं, उपन्यास भी लिख, अलग अलग तरह से। परसाई का लेखन अलग है, श्रीलाल जी का अलग है, पर साथ में वो व्यंग पर बातचीत भी कर रहे हैं। व्यंग पे अगर आप श्रीलाल जी को पढ़ें तो बहुत बढ़िया लेख लिखे हैं उन्होंने जी, ऐसे परसाई की शुरू की बताया जी। और मुझे दूसरा ये लगा कि व्यंग, लगातार लोग ये कहते रहे कि व्यंग जो है अलग तरह से नहीं है मुझे, और यहाँ तक कि परसाई जी ने भी मुझे बड़ा वो लगा, और लोगों को भी लगा जब आरंभ में वो कहते रहे कि व्यंग जो है एक तरह से विधा है और उस तरह की बात कर रहे, फिर अंततः का स्पिरिट है जी। मुझे याद आया परसाई जी ने एक बार कहा था, शायद मुक्तिबोध को लेके, उनकी जब उनका ठीक तरह से मूल्यांकन नहीं हो रहा जी, तो उन्होंने कहा ज़्यादातर हम अपने समकालीन का मूल्यांकन किससे करते हैं, प्रदत्त भाषा या प्राप्त भाषा से, बहुत बढ़िया, उससे करते हैं जो हमें मिल गया है। हाँ, उसके आधार पर अगर आप मुक्तिबोध का मूल्यांकन करेंगे नहीं हो सकता। मेरा भी यही कहना है कि प्रदत्त भाषा, प्रदत्त फॉर्म में अगर आप परसाई का मूल्यांकन करेंगे तो नहीं हो सकता। बहुत सही बात आपने कही। जो प्रवासी दिनों की याद है, और प्रवासी दिनों की याद में अक्सर प्रवासी साहित्य और प्रवासी परिवेश को आपने देखा है, तो अगर आप संक्षेप में चलते चलते उस प्रवासी दिनों की जो याद है और वहाँ का जो लेखन है वो भी उसकी बात। 4 वर्ष का समय है जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ में वहाँ पर विश्वविद्यालय में अतिथि आचार्य के रूप में गया था। तो अपना तो ये रहता है कि भैया सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज, वहाँ के लोगों को जाना। इसीलिए मैंने वहाँ रह के जहाजी चालीसा लिखा, कविता मेरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ पे रह के वहाँ के जो प्रधानमंत्री मुझे अच्छा लगता था, वो नाम से बुलाते थे, कहीं मिल जाते थे। वहाँ रह के बातचीत क्लब जैसा, वहाँ रह के पहली बार मैंने जो है हिंदी की पत्रिका बाइलिंगुअल जो है द्विभाषिक शुरू की, हिंदी निधि स्वर, उसको शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी मेरी एक पुस्तक आई है, हिंदी का राष्ट्र की हिंदी, जिसमें हिंदी के बारे में मेरी चिंताएं हैं। कैसे मैं 2 विश्व हिंदी सम्मेलन में गया, जहाँ जाकर मैंने अपना वक्तव्य दिया, बीज वक्तव्य दिया, अभी पीछे मॉरिशस में भी दिया। और हिंदी पर मेरे जो व्यंग हैं,
हिंदी के जो प्रवासी लोग काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने उसमें लिखा है। वो बहुत लंबा किस्सा हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। और ठीक है, हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत के भी लोग जुड़े हुए हैं, पर समय जो है वो इतना अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इतना खुलापन नहीं है कि आपको दे। ये मंच बहुत अच्छा है, ये जो विश्व रंगमंच है, और ये बहुत व्यापक लोगों से जोड़ता है, और इतना अच्छा लगता है कि कोरोना काल में आपको वो माध्यम दे रहा है कि जहाँ पर आप एक कमरे में बैठ के 250 लोगों के बीच में बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे विश्व में छाए हुए हैं, पूरी जगह पे सब जगह सब लोग सुन रहे हैं। तो ये एक अच्छे, मतलब कोरोना के हानियां भी हैं तो लाभ भी हैं। जी। और ये लाभ है, जैसे मुझे भी लाभ हुआ कोरोना काल में, मेरा वजन कम हो गया थोड़ा सा 10 किलो। तो चलते चलते हम लोग चाहेंगे कि जैसे आपने शुरू में भी कहा, जैसे कविता से, और जैसा मैंने भी जिक्र किया कि एक कविता जो आपसे अक्सर मैंने सुना है कि जो नागार्जुन की अकाल और उसके बाद जो कविता थी, उसकी जो पैरोडी एक तरीके से और व्यंग्य वो मैंने ऐसे ही मन में उसको आया बस था, आप वो जो नारोजी नगर मेरा मकान था, वहाँ पे नागार्जुन आते थे, 2-3 दिन रुके भी वहाँ पे, उनसे बैठे बहुत अच्छी से। तो आपको मालूम है कहीं भी चले जाते थे, रुक जाते थे। तो जब आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद जो है जब खुला, तो मैंने देखा ये आपातकाल एक तरह का अकाल उत्सव मना है। जो रचना जो है इनकी है, आपने भी सुनी होगी नागार्जुन की, कि कई दिनों तक चूल्हा रोहा चक्की रही उदास, कई दिनों तक। तो उसकी मैंने पैरोडी की थी, और उस पैरोडी को मैंने धर्मयुग में भेजा था, तो वहाँ पर छपी थी। तो उसको वो देखिए कि बहुत दिनों तक जनता रोई, संसद रही उदास। बहुत दिनों तक, ये आपातकाल क्या का समय है। बहुत दिनों तक जनता रोई, संसद रही उदास, बहुत दिनों तक पत्नी सोई डरे पति के पास। मतलब हर व्यक्ति घबराता है। बहुत दिनों तक लगी देश में जासूसों की गश्त। बहुत दिनों तक लगी देश में जासूसों की गश्त। बहुत दिनों तक लेखकों की भी हालत रही शिकस्त। अब ये है आपातकाल का समय। अब उसके बहुत सारे लोग हमारे युवा होंगे जो नहीं जानते होंगे कि आपातकाल का समय क्या है। ये आपातकाल कभी भी आज भी लगा हुआ है, समझ लीजिए एक तरह का। लगता है जब अपनी बात आप नहीं कह पाते। तो उसके बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ, दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, जो वो कई दिनों के बाद, चुनाव हुए देश के अंदर कई युगों के बाद, कई युगों, एक पल, कई कहता ना, एक पल युग का लग रहा है, तो आजादी के लिए लगता है आपको। चुनाव हुए देश के अंदर कई युगों के बाद, फिर से पुरुष मर्द कहलाए कई युगों के बाद। वाह क्या, फिर से पुरुष मर्द कहलाए कई युगों के बाद, घर घर में आजादी आई कई युगों के बाद। आखिरी पंक्ति है, मुन्ने ने किलकारी मारी कई दिनों के बाद। वाह वाह, ये कविता है उसकी, नागार्जुन की है। तो वो दोनों समय को मुझे, मैंने बताया नागार्जुन भी मुझे बहुत पसंद है। उनकी उपन्यास की कोई चर्चा नहीं करता है, और इतने बढ़िया उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। हाँ, अब वो देखिए कि उनके और उनकी कविताओं में उस समय तो गाते थे, इंदू जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, भूल गई आपको, आपको याद होगा। तो गजब, मतलब हम वहाँ व्यंग्य, हमारा व्यंग्यकार वहाँ नहीं पहुँच रहा है। नागार्जुन ने बहुत महत्वपूर्ण एक पंक्ति लिखी है कि क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी सिखा। क्या बात, क्या बात। तो नागार्जुन का उल्लेख करते हुए तो हम लोग आज के इस संवाद के लिए विश्वरंग परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और ये संवाद और साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति का समन्वय और ये संयुक्त आयोजन इसी प्रकार चलता रहे, और ये निर्माण की सकारात्मक दिशा की ओर हम सब अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग, मैं आपका धन्यवाद और विश्वरंग का। बहुत अन्यथा क्या होता है कि एकालाप होता है, आप प्रश्न पूछते जाएं, वो बोलता जाएगा, रटे रटाए प्रश्न जो होते हैं, आपका जन्म हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ था। पर आज जो है ये एकालाप नहीं था। मैं अपने से एक बात की पीढ़ी के सजग व्यक्ति के साथ संवाद कर रहा था। तो ये संवाद का जो क्रम किया, इसके लिए निश्चित रूप से विश्वरंग और हमारे संतोष चौबे जी जो सब देख रहे, जिनके देखरेख में सारा हो रहा। इतने विपरीत समय में, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी एक तरह का आपातकाल है। इतने विपरीत समय में आप इतना सारा काम कर पा रहे हैं, और आपकी क्या है, जुनून है। ये जुनून ही कराता है, नहीं तो आप कह देते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, हम छोड़ देते हैं। ऐसे समय में संवाद का ये मंच उपस्थित करना, बिल्कुल ऐसे समय में विश्वव्यापी, आप ये देखिए विभिन्न देशों में जाएगा ये, बिल्कुल। तो ऐसे समय में ये संवाद का मंच उपस्थित करना, ये संतोष चौबे और उनकी पूरी टीम बिल्कुल जो कर रही है इस समय, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम वो लोग इस तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का हार्दिक आभार।
हूँ।